हेलो लर्नर्स। मान लीजिए कि आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा और उस टिकट को खरीदने के बाद आप भूल गए कि आपने ऐसा कोई परचेस किया है। उसके बाद 10 साल बाद आपको यह बात पता चली कि जो लॉटरी का टिकट आपने खरीदा था ना, उसमें आपको टोटल 10 करोड़ रुपए की लॉटरी का प्राइस मिला है, लेकिन अब आप उस पैसे को क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसका टाइम निकल गया। बुरा लगा ना? लेकिन आज के इस सेशन में हम आपको ऐसी बातों का बुरा ना लगे और आपकी ऐसी लॉटरी की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं। बस फर्क इतना है कि आज हम पैसों की लॉटरी नहीं बल्कि लीगल लॉटरी के बारे में बात करेंगे। जब हम सब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें बाहर जाने से पहले बताते थे कि संभाल के जाना, गाड़ी तेज मत चलाना, उसके साथ ही साथ ट्रेन में जा रहे हो तो उसके दरवाजे पे खड़े मत होना, कोई कुछ खाने को दे तो खाना मत, और उसके साथ ही साथ जिन दोस्तों के साथ जा रहे हो उनका नंबर दे दो। ये सारे के सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स इसलिए लिए जाते थे ताकि हमारी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। लेकिन इस देश में सही तरीके से रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपने अधिकारों का पता होना, यानी कि ऐसे कानून के बारे में पता होना जो आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप इस देश में अच्छी तरह रह सकें, और अगर आपके साथ कभी भी कुछ गलत हो तो आप उसकी आवाज को उठा पाएं और उसके साथ ही साथ सही समय पे जस्टिस को ले पाएं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि 15 लॉज जो हर एक इंडियन को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे किस बात से सर? इस बात को देखने से कि आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो जनरली हर एक इंडियन की लाइफ का पार्ट है, यानी कि पुलिस, उसके साथ ही साथ आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, डाउरी यानी कि हमारे देश में जो शादियों की एक बहुत बड़ी प्रथा है, सेक्सुअल हरासमेंट, यूज ऑफ होटल्स यानी कि जब आप होटल्स वगैरह में जाते हैं तो आपके लिए क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके कुछ संवैधानिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और उसके साथ ही साथ मेंटेनेंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है उन लोगों के लिए जिनकी शादियां हो गई हैं और स्पेशली ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पुलिस से लेके, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे देश का हर नागरिक कभी ना कभी रूबरू जरूर होता है। कभी वो पासपोर्ट बनवाने जाता है तो पुलिस से बात करनी पड़ती है, और कभी कोई क्राइम हो जाए तब तो पुलिस के पास जाना ही पड़ता है। तो आज हम ये देखेंगे कि जब कभी भी आप पुलिस से डील करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले ये फोटो को देखना बड़ा जरूरी है। अक्षय कुमार की एक मूवी आई हॉलीडे, और उस मूवी के पोस्टर के नीचे लिखी थी एक टैगलाइन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टैगलाइन थी, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। यहां पे अक्षय कुमार एक आर्मी ऑफिसर बने थे और यहां बताया गया था कि जब वो छुट्टी पे थे तब भी वो देश की सेवा में काम कर रहे थे। ये फोटो मैंने क्यों लगाई? क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारी देश की पुलिस के ऊपर भी। क्या मतलब है इसका सर? हमारी देश की पुलिस के ऊपर ये बात एप्लीकेबल है कि वो हमेशा ड्यूटी पे होते हैं, वो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कभी भी कोई पुलिस वाला आपको यह बात नहीं बोल सकता कि इस वक्त मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूं, या इस वक्त मैं छुट्टी पे हूं, या आज संडे है इसीलिए मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। अगर आपको यह बात पता है कि सामने वाला एक पुलिस ऑफिसर है, भले ही वो यूनिफॉर्म में हो या ना हो, और अगर आप उसके पास कोई ऐसा काम लेके जाते हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है तो उसको आपकी मदद करनी ही होगी। यह कानून इस बात को स्टैब्लिश करता है और बहुत सारे केसेस भी इस बात को स्टैब्लिश करते हैं। अगली चीज को देखते हैं। अगली चीज है हमारे पास नो टॉर्चर की। अब हम सब ने गंगाजल मूवी देखी, और गंगाजल मूवी में हमने देखा कि जेल में कैदियों के साथ कैसा सलूक किया गया। आप में से अगर कुछ लोगों को ना पता हो तो वो एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड है, और हमने बहुत सारे मूवी, सीरियल और डॉक्यूमेंट्रीज में इस बात को देखा है कि हमारे देश की जेलों में पुलिस बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। लेकिन मैं ये बात अगर आपको बता दूं कि कभी भी अगर पुलिस आपको अपनी कस्टडी में लेती है या किसी भी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेती है तो वो उसके साथ थर्ड डिग्री मेथड्स यानी कि टॉर्चर मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अगर पुलिस ने कभी ऐसा किया तो आपको कुछ नहीं करना है। पुलिस का एक रूल होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आप पुलिस के सामने कुछ मत बोलिए, कुछ समय के लिए सहन कीजिए। अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने इस कंप्लेन को रेज भी कर दिया तो यह बहुत सीरियस इशू है और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई करी जाती है, और उसके साथ ही साथ आपको पुलिस कस्टडी की जगह जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज है जीरो एफआईआर की। अब हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप कभी एफआईआर लिखवाने जाएं तो कई पुलिस थानों में पुलिस वाले एफआईआर ही नहीं लिखते। कभी किसी बड़े आदमी के अगेंस्ट एफआईआर करवानी हो तब तो चांस ही नहीं है एफआईआर का। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ पैसे मांगते हैं वो लोग एफआईआर लिखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जीरो एफआईआर का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि हम कॉमनली समझते हैं कि जिस जगह पे कोई क्राइम हुआ है हमें उसी जगह के पुलिस थाने में जाना होगा और अपनी एफआईआर को दर्ज करवाना होगा। लेकिन जीरो एफआईआर का प्रावधान यह कहता है कि आप हमारे देश के किसी भी पुलिस थाने में जाइए और जाके अपनी एफआईआर को दर्ज करवाइए, और वहां पे एफआईआर दर्ज करवा ली जाएगी और आपके एरिया में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में गए और वहां की पुलिस ने आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया तो आप चाहें तो कन्याकुमारी के पुलिस थाने में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं दिल्ली की, और वहां पे वो एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि आपके लिए एफआईआर दर्ज कराना बहुत ज्यादा आसान हो गया। उसके साथ ही साथ ई एफआईआर का मैकेनिज्म भी अब अवेलेबल है हमारे नए क्रिमिनल लॉ में। यानी कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, पुलिस वाला आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। बस शर्त यह है कि उसको करवाने के बाद, यानी कि ऑनलाइन
ऑनलाइन रजिस्टर करवाने के बाद 3 दिन के अंदर आपको जाके वहां फिजिकली साइन करना होगा। यानी कि एक बार आपकी एफआईआर रिकॉर्ड में आ गई तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि पुलिस से अगर आप डायरेक्टली डील नहीं करना चाहते और अगर पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में या किसी भी क्रिमिनल रिपोर्टिंग में, तो आप ईएफआईआर का और जीरो एफआईआर का सहारा ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वुमेन से रिलेटेड भी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला राइट तो यह है कि कोई भी वुमेन को अरेस्ट अगर करना है, यानी कि अगर कभी भी किसी महिला का अरेस्ट होना है तो वो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी, यानी कि महिला ऑफिसर ही उसका अरेस्ट कर सकती है। अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है जैसे कि कोई महिला टेररिस्ट हो या उससे डायरेक्ट थ्रेट हो किसी इंसान को, तब हो सकता है कि कोई मेल पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करे, लेकिन उसके लिए भी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं। अगली चीज है स्पेशल सेल। अगर किसी महिला को अरेस्ट किया गया है तो उसको दूसरे कैदियों के साथ यानी कि मेल कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा, उनको रखा जाता है स्पेशल वुमेन सेल में। उसके बाद तीसरी चीज आती है डे लाइट। कभी भी किसी भी वुमेन को अगर अरेस्ट करना हो, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी वुमेन को अरेस्ट करना चाहता है तो उसको वो काम करना है डे लाइट में, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक। अगर एक बार सनसेट हो गया तो वुमेन पुलिस ऑफिसर किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कुछ बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल सिचुएशन हो। उसके बाद आती है नो मैन हैंडलिंग। हमने अक्सर देखा है कि पुलिस वाले गर्दन से पकड़ लेते हैं और लेके जाते हैं, या हथकड़ी लगा के हाथ पकड़ के घसीट के लेके जाते हैं। ये सारी चीजें वुमेन के साथ अलाउड नहीं है, और अगर ऐसी चीज करी गई तो बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जा सकती है पुलिस वालों के अगेंस्ट। हमारा अगला टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप। अब लिव इन रिलेशनशिप क्या है ये तो हमें पता है, यानी कि जब दो अनमैरिड लोग साथ में रहते हैं एज अ कपल बिना किसी मैरिटल स्टेटस के। अब इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला राइट तो यह है कि ये कंप्लीटली लीगल स्टेटस को होल्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मल्टीपल केस लॉज में इस बात को डिक्लेयर किया है कि लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है। उसके साथ ही साथ इस बात को भी बताया गया है कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई डिवोर्स का मैकेनिज्म भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे देश में अगर कोई कपल बहुत लंबे समय से लिव इन में रह रहा है तो ऐसा मल्टीपल केसेस में ऑब्जर्व किया गया है कि उनको कुछ कुछ जो आपकी मैरिटल ऑब्लिगेशंस होती हैं उसको उनको ऊपर इन्फोर्स किया जाता है, यानी कि उनको बोला जाता है कि एज अ शादीशुदा कपल के ऊपर जो राइट्स ऑब्लिगेटेड हैं वो आपके ऊपर भी ऑब्लिगेट होंगे। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हमारा अगला सेट ऑफ रूल्स और राइट्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। अब ये बात हमें पता है कि हमारा देश धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और हमारे देश में वुमेन भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है वर्किंग में, और यहां पे एक बहुत बड़ा इसका डार्क साइड सामने आता है, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। यानी कि जहां महिलाएं काम करती हैं वहां उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपको विशाखा गाइडलाइंस का पता होना। हमारे देश में एक केस से विशाखा गाइडलाइंस आई और इस गाइडलाइन ने इस बात को क्लियर किया और स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म बनाया कि कभी भी किसी भी महिला के साथ उसके वर्क प्लेस पे कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, और अगर हुई तो उसको क्या काम करना है ये बात भी हमें विशाखा गाइडलाइंस बताती हैं। चलिए जल्दी से समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो इसने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को डिफाइन किया। उसके साथ ही साथ इसने बताया कि हर ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होगी जिसको कोई वुमेन हेड करेगी। यानी कि अगर आपके घर में कोई फीमेल है या आप खुद एक फीमेल हैं तो आप जिस भी जगह काम करते हैं वहां पे आपके ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है जिसकी हेड कोई वुमेन होंगी, और आप जब चाहें तो वहां पे एक कंप्लेंट रेज कर सकती हैं अगर आपके साथ कोई माइन्यूट लेवल का भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या कोई मेजर लेवल का हुआ है। उसके साथ ही साथ क्विक एक्शन के भी मैकेनिज्म है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसको तुरंत कार्रवाई करनी होगी ऐसी किसी कंप्लेन में। उसके साथ ही साथ इसकी अवेयरनेस फैलाने का ऑब्लिगेशन सरकार के ऊपर और एम्प्लॉयर के ऊपर, दोनों के ऊपर है। उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयर को असिस्ट करना होगा कंप्लेनेंट को, यानी कि जिसने भी इसकी कंप्लेन को रेज किया है ये एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है कि वो उसको असिस्ट करे और साथ ही साथ उसकी पूरी मदद करे ताकि वो इस क्रिमिनल केस को आगे बढ़ा पाए। और आखिर में है कि ये सरकार की ड्यूटी है कि इसकी वाइड अवेयरनेस को फैलाए। तो अगर आपके फैमिली में कोई भी फीमेल है या आप खुद भी फीमेल हैं तो आप इस विशाखा गाइडलाइंस के बारे में जरूर पढ़ें, और अगर आपके साथ कोई माइन्यूट लेवल का भी हरासमेंट होता है सेक्सुअल तो आप उसकी कंप्लेन जरूर रेज करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी ज्यादा चीजों को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली चीज है राइट टू इंफॉर्मेशन की। इस राइट टू इंफॉर्मेशन के राइट को हमारे देश में इतना वाइडली यूज किया गया है और इतना ज्यादा यूजफुल लॉ है जो हर एक इंडियन को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या? ये आपको एक अधिकार देता है कि आप सरकार से और उसकी एजेंसी से कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब उनको देना चाहिए और शायद वो उसका जवाब देने से बच रहे हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और वहां आपने किसी चीज की फीस दी। मान लेते हैं आपने 500 रुपए दिए कि आपको एक मैगजीन मिलेगी, लेकिन वो मैगजीन आपको नहीं मिली। आप गए अपने वाइस चांसलर से पूछने, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो आप एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अभी आरटीआई किसके अगेंस्ट फाइल होगी? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के। हर सरकारी संस्था का एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, और अगर नहीं है तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। आप उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास एक राइट टू इंफॉर्मेशन रेज करेंगे, यानी कि एक एप्लीकेशन में अपने सवाल को लिखेंगे और उसका जवाब उसको 30 दिन में देना होगा। और उसका जवाब अगर उसने गलत दिया या नहीं दिया तो उसके लिए भी अलग से कानून है। और इसी आरटीआई का इस्तेमाल करके हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी सरकारें भी गिरी हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कुछ बहुत बड़ी बड़ी बुरी चीजें भी हुई हैं। तो इस आरटीआई की चीज को आप कभी भी नहीं भूल सकते, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज को समझते हैं।
समझते हैं। हमारे पास अगली चीज है दावरी। अब हमें यह बात पता है कि हमारे इंडिया में शादी एक बहुत बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है और हमारी शादियों में एक बहुत बड़ा डार्क स्पॉट है, वो है दावरी का। दावरी हमारी सोसाइटी में आज भी प्रिवेलेंट है और आज भी लोग उसको बड़ी जोरों शोरों से डिमांड करते हैं। तो दावरी से रिलेटेड भी कुछ टिपिकल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, दावरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है लेकिन स्त्री धन अलाउड है। अब इन दोनों में फर्क को समझ लीजिए। दावरी का मतलब होता है जब लड़का या लड़के के फैमिली वाले लड़की वाले से डिमांड करते हैं कि वो कुछ पैसे दें क्योंकि उनकी बेटी की शादी हो रही है उनके बेटे के साथ। इसको हम दावरी कहते हैं। यानी कि जब लड़की की फैमिली वाले जबरदस्ती या दबाव के अंदर आके कुछ पैसे या किसी भी तरह का कोई आइटम गिफ्ट करते हैं किसके, लड़के वालों को। लेकिन स्त्री धन का मतलब होता है जब हमारे घर से लड़की जाती है किसी दूसरे घर में तो हम ये मानते हैं कि एक नई गृहस्थी की स्थापना हो रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है फैमिली को सपोर्ट की। तो कई बार फैमिली जो है लड़की को गहने देती है, जेवरात देती है ताकि वो अपने ससुराल में अच्छे से रह सके और उसके साथ ही साथ एक नई जीवन की शुरुआत कर रही है, तो वो एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव होता है। उसी को हम स्त्री धन कहते हैं। यानी कि लड़की वाले जब लड़की को अपनी पसंद से अपनी खुशी से कुछ तोहफा गिफ्ट करते हैं या पैसे देते हैं या कोई भी मॉनेटरी वैल्यू का आइटम गिफ्ट करते हैं तो हम उसको स्त्री धन कहते हैं और वो हमारे इंडियन लॉ में अलाउड है। उसके बाद हमारे पास है अगला 7 ईयर रूल्स। शादी के 7 साल तक दावरी का केस लड़की कर सकती है लड़के वालों के ऊपर और ये बड़ी आसानी से फॉलो अप हो जाता है। लेकिन शादी के 7 साल के बाद भी दावरी का केस हो सकता है, बस उसमें कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ उसके बाद अगली चीज आती है दावरी डेथ की। अब ये दावरी डेथ का क्या मतलब है? अगर लड़की की डेथ शादी के 7 साल के अंदर हो जाए तो, और अगर ऐसी कोई चीज देखी जाए या ऐसा कोई सर्कमस्टेंस देखा जाए कि लड़की की डेथ डाउटफुल लगे तो बाय डिफॉल्ट दावरी डेथ का केस बन जाता है और उसके बाद लड़कों वालों को डिफेंस करना होता है कि कैसे इसमें उनकी गलती नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमारे पास आती है राइट टू लीगल एड की। आपने कभी सोचा है कि आप अपना केस फ्री में लड़ सकते हैं? जी हां, यह भी हमारे देश में एक लीगल राइट है और आपको अलाउड है। यानी कि अगर आप चाहें और अगर आप लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट यानी कि आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है उसके तहत अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं जो वहां पर दिया हुआ है, जैसे कि हमारे देश में कोई भी महिला और कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो अपना केस फ्री में लड़ सकती है। सरकार उसके केस का पैसा देती है और हर एक केस में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो अपना केस फ्री में लड़ सकती है, ऐसा हमारे देश का कानून कहता है। इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड्स हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता हो या अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी एनुअल इनकम उसके स्टेट की लिमिट से कम है तो उन सबको सरकार फ्री में वकील देती है और ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं राइट टू फ्री लीगल एड में, जिसका एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब जल्दी से देखते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आपके पास अधिकार है इक्वालिटी का। आप और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो उन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना, और अगर आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपने राइट को एनफोर्स करवा सकते हैं। अगला राइट जो है हमारे पास वो है राइट टू लाइफ का। राइट टू लाइफ का अधिकार यह कहता है कि आपको केवल जिंदगी जीने का अधिकार नहीं मिला हुआ है कि आप सांस लें और खाना खाएं, आपको बड़ी लग्जरी के साथ यानी कि आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उस जिंदगी को जीने का आपके पास अधिकार है। और यह बात इंश्योर करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 और इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं, जैसे कि अगर रात को 10 बजे के बाद कोई जोर से गाना बजा रहा है तो आप आर्टिकल 21 को यूज करके कोर्ट जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको किसी की पब्लिक स्मोकिंग से प्रॉब्लम हो रही है तो आप आर्टिकल 21 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चैन से सोना चाहते हैं और आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है तो भी आप अपने आर्टिकल 21 को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है और आपको जबरदस्ती हथकड़ियां पहनाती है और आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं तो भी आप आर्टिकल 21 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज हमारे पास आती है 24 आवर्स अरेस्ट रूल। इसका मतलब क्या है सर? कभी भी अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर किसी भी हाल में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट का वायलेशन होगा। उसके बाद हमारे पास एक और चीज है डबल जियोपार्डी की। इसका मतलब होता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को एक बार जिस चीज के लिए सजा मिल गई तो दोबारा उसको उस चीज के लिए सजा नहीं दी जा सकती। अगर आपने कोई पेन चुराया और उसके लिए आपको कोर्ट ने पहले ही 100 रुपए की पेनल्टी लगा दी तो दोबारा उसी सेम पेन को चुराने के लिए आपको दोबारा किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पनिश नहीं किया जा सकता या उसकी सुनवाई भी नहीं करी जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन का। अब ये बात तो हमें अच्छी तरह पता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जो आपकी लाइफ को एनहांस कर सकता है और इंप्रूव कर सकता है। और सेम बात यहां पे बात करती है हमारे राइट टू एजुकेशन, यानी कि हमारे देश में जो 6 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं उनको अधिकार है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, यानी कि उनको एजुकेशन मिलने का भी अधिकार है और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलने का अधिकार है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आता है मेंटेनेंस का रूल। मेंटेनेंस का लॉ क्या कहता है सर? हमारे देश में अगर कभी भी कोई हस्बैंड और वाइफ के बीच डिवोर्स होता है तो यह अधिकार होता है वाइफ का कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले पाए। ये बात
बात दी हुई थी सबसे पहले 125 सीआरपीसी में, उसके बाद ये मिली हमें 144 बीएनएसएस यानी कि नए क्रिमिनल लॉ में। और उसके साथ ही साथ जो लड़का है उसके पेरेंट्स को भी इस बात का अधिकार होता है कि वो अपने बच्चे से मेंटेनेंस ले सकते हैं, और कई केस लॉज में देखा गया है कि लड़कियों के ऊपर भी मेंटेनेंस की ऑब्लिगेशन लगाई गई है। तो ये मेंटेनेंस का क्लॉज भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमें देखना है प्रेगनेंसी के लॉज को। प्रेगनेंसी का लॉ क्या कहता है सर? प्रेगनेंसी का सबसे पहला ये कहता है कि नो टर्मिनेशन फ्रॉम जॉब। अगर कभी भी कोई महिला प्रेग्नेंट है तो जाहिर सी बात है वो अपने ऑफिस में काम नहीं कर पाएगी, और ऐसा कई बार देखा गया कि इसलिए एम्प्लॉयर उनको जॉब से निकाल देते हैं। लेकिन ये हमारे देश में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर कभी भी कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको उसके जॉब से नहीं निकाला जाएगा, ये उसका एक राइट है। उसके बाद है अबॉर्शन। अगर कभी भी कोई महिला अपनी प्रेगनेंसी का अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसका जो टाइम लिमिट है वो है 20 वीक्स का। उसके साथ ही साथ अगर उसमें कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है तो ये 24 वीक्स के लिए एक्सटेंडेबल है। उसके बाद अगली चीज है हमारे पास मेडिकल असिस्टेंस की, यानी कि हर एक महिला के पास ये अधिकार है जो कि प्रेग्नेंट है कि वो किसी भी हॉस्पिटल में एक मेडिकल असिस्टेंस मांग सकती है और हॉस्पिटल उसकी मेडिकल असिस्टेंस करने से मना नहीं कर सकता। चलिए, ये तो हुई बात हमारी किस चीज की सर? 15 ऐसे लॉज की जो हर एक इंडियन को पता होने चाहिए। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब जाने से पहले आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बात और भी है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और अगर आप हमारी अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर आप कॉम्पिटिशंस को पसंद करते हैं तो शायद ये आपके लिए है। मैं बात कर रहा हूं होने वाले अदालत उत्सव की। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि हम आपके साथ करेंगे एक अदालत उत्सव, यानी कि एक कॉम्पिटिशन जिसका सिलेबस होगा सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, जहां आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, 60 मिनट में आपको उसका आंसर देना है। डेट क्या है सर? अक्टूबर 27 11 AM से शुरू होगा। और इसका फायदा क्या है सर? अगर हमने इसको अटेम्प्ट किया तो हमें मिलेगा क्या? अप टू 100% स्कॉलरशिप और 10,000 रुपए तक का गिफ्ट वाउचर भी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस अदालत उत्सव में अच्छा परफॉर्म किया तो आप अनअकैडमी में 100% फ्री सब्सक्रिप्शन, यानी कि आप अनअकैडमी आपको ज्वाइन कर सकते हैं बिना कोई पैसा दिए। और उसके साथ ही साथ आपको मिलेगा सर हमारी तरफ से कैश वाउचर 10,000 रुपए तक का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप हमारी अनअकैडमी आपको विजिट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ नीचे आपको एक और लिंक मिलेगा कि अगर आप हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं PS, और उसमें मिलेगा आपको एक अच्छा डिस्काउंट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।